सुप्रभात आप सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नगेंद्र की बुक से पृष्ठ संख्या 34, काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन और विभाजित कालों का नामकरण साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। इनके आधार सामान्यतः काल विभाजन और उनके नामकरण इस प्रकार माने गए हैं। देखिए, कहते काल विभाजन करना मतलब कि इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि जब भी हम किसी हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखते हैं तो हम उसको बांटते हैं आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो ये जो कालों का जो विभाजन करना है ये क्या है, बहुत बड़ी क्या मानी जाती है, एक समस्या मानी जाती है कि किसको आधार बनाकर हम उस काल का नामकरण करें। जैसे आप लोगों को पता है, सब विद्वानों ने अलग अलग आधार मानकर क्या किया है, नामकरण किया है। मान लो शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कह दिया है। क्यों कहा है वीरगाथा काल आदिकाल को? क्योंकि उसमें ज़्यादातर उस समय में ज़्यादातर वीरपरक रचनाएं हो रही थी, तो उन्होंने उस आधार को मानकर आदिकाल कह दिया। फिर उसके बाद भक्ति काल कह दिया। भक्ति काल क्यों कह दिया? मध्यकाल आया भक्ति काल। क्यों? क्योंकि उस समय ज़्यादा भक्तिपरक रचनाएं लिखी जा रही थी। तो इस आधार पर हर विद्वान ने अलग अलग नामकरण किया है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे पास आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल ही मान्य है। अब देखिए, ये बोल रहे हैं कि पहले देखते हैं कि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल और आधुनिक काल, ये ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार अगर आपसे पूछ लिया जाए नगेंद्र के अनुसार कितने कालक्रम में बांटा गया ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार, तो आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, आधुनिक काल। वही मध्यकाल में इन्होंने किसका नाम दे दिया है, यानी भक्ति काल को बोल दिया है। संक्रांति का मतलब रीतिकाल, आधुनिक काल। फिर देखिए, शासक और उसके शासन काल के अनुसार मान लो, उदाहरण स्वरूप अभी मान लो मोदी जी का शासन चल रहा है, तो मैं इस आधुनिक काल को क्या नाम दे दूंगी? मोदी युग। जैसे पहले चल रहा था सोनिया गांधी जी का, तो मैं बोल दूंगी सोनिया गांधी युग। तो इस प्रकार नगेंद्र जी कह रहे हैं कि उस समय जिसका शासन चल रहा था उसके शासन काल के अनुसार भी आप नामकरण कर सकते हो। जैसे एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया का शासन काल चल रहा था तो विक्टोरिया युग हो गया, मराठा काल हो गया आदि। फिर देखिए, शासक और उसके शासन काल के अनुसार हो गया एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा काल आदि। फिर आते हैं लोकनायक और उसके प्रभाव काल के अनुसार। लोकनायक कौन आए इसमें? हम जैसे कि मान लो उस समय लोकनायक बनकर आए, गांधी जी आए, नेहरू जी आए, बहुत सारे आए, स्वामी विवेकानंद जी आए। तो इन्होंने क्या किया कि जो लोकनायक बन के आए, उदाहरण स्वरूप जैसे तुलसीदास जी लोकनायक बनकर आए, तो उस आधार पर भी हम नामकरण कर सकते हैं, जैसे चैतन्य काल, गांधी युग आदि। फिर देखिए, साहित्य नेता एवं उसकी प्रभाव परिधि के आधार पर रविंद्र युग और भारतेंदु युग। अब देखो, भारतेंदु युग पूरा एक काल का, आधुनिक काल में जब हम पढ़ते हैं शुक्ल की बुक में, पूरा एक भारतेंदु युग का नामकरण ही कर दिया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर एक पूरा नाम पर ही पूरा युग चला दिया गया। यानी ऐसे तो हर किसी के नाम पर युग नहीं चल सकता है। युग तभी चलेगा, भारतेंदु युग क्यों कहा गया, भारतेंदु के नाम पर वो युग क्यों चला? क्योंकि उन्होंने कुछ नया करके दिखाया है उस युग में। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को एक परिष्कृत रूप हमारे सामने लेकर आए हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत कुछ भाषा को सुधारा, तो उन्होंने कुछ विशेष कार्य किया है ना। तो कुछ विशेष कार्य के आधार पर उनके नाम, उस काल का नामकरण हमने क्या कर दिया, उस युग को हमने क्या बोल दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग। हमने ऐसे क्यों नहीं बोला धर्मवीर भारती युग? हमने ऐसे क्यों नहीं बोला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला युग? क्यों हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी युग या भारतेंदु युग ही नामकरण क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कुछ विशेष कार्य किया है किसी साहित्य के किसी भी चीज़ को लेकर। तो इसलिए जब कोई विशेष कार्य करता है, जैसे उन्होंने खड़ी बोली को लेकर किया, भारतेंदु युग ने फिर आगे आकर ब्रज भाषा और खड़ी बोली के उसको आगे बढ़ाया, तो उन्होंने कुछ विशेष कार्य किया, तब जाकर उनके नाम पर हमने भारतेंदु युग चला दिया या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी युग चला दिया। ऐसे ही साहित्य नेता जो बन के आएंगे या उनके प्रभाव के अनुसार हम उनको क्या नाम दे सकते हैं, जैसे रविंद्र युग आ गया, भारतेंदु युग आ गया। फिर देखिए,
फिर देखिए उसके बाद राष्ट्र, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के आधार पर, राष्ट्र में या समाज में या सांस्कृतिक बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उसके आधार पर भी हम नामकरण कर देते हैं। जैसे भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, भक्ति काल आया, फिर पुनर्जागरण काल आया कि दोबारा आपको जागने की आवश्यकता है। फिर जैसे पुनर्जागरण काल किसको बोला गया? भारतेंदु युग को, कि हमें जागने की ज़रूरत है। सुधार काल द्विवेदी युग को कहा गया कि जैसे सुधार काल जैसे कि द्विवेदी युग जैसे आया कि द्विवेदी जी ने कहा कि ठीक है भारतेंदु जी, आपने बहुत अच्छा काम कर दिया है, लेकिन अभी भी इसमें क्या है, सुधार की आवश्यकता है। तो इस काल को क्या नाम दे दिया? सुधार काल दे दिया। जैसे तो युद्धोत्तर काल दे दिया, यानी प्रथम महायुद्ध के बाद का कालखंड, यानी स्वातंत्र योत्तर काल। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आते हैं साहित्यिक प्रवृत्ति के नाम पर रोमानी युग, रीतिकाल और छायावाद युग। ये साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार आया। अब देखिए आप बोलोगे कि छायावाद युग साहित्यिक प्रवृत्ति क्या हुई, उसमें क्या आया? छायावाद में क्या आया? लोगों ने रहस्यात्मकता लानी शुरू कर दी, अपनी अपनी भावनाओं को प्रकृति के माध्यम से लोग छाया डालने लगे। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम उन्होंने क्या बना लिया? छायावाद युग वालों ने, उन्होंने प्रकृति का सहारा लिया, प्रकृति में वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे। तो इसलिए साहित्यिक प्रवृत्ति कुछ अलग होगी, उस समय की विशेषता अब कुछ और होगी। आदिकाल में विशेषता कुछ और थी, वहाँ पर ज़्यादा राजाओं का गुणगान किया जा रहा था, वीरता परक रचनाएं लिखी जा रही थी, तो इसलिए उसको आदिकाल नाम दे दिया गया या वीर गाथा काल कह दिया गया। लेकिन यहाँ पर छायावाद युग में क्या हुआ? अब लोगों ने अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक नया साधन ढूंढ लिया, प्रकृति को, तो इसलिए छायावाद युग नाम पड़ गया। आगे देखिए इस प्रसंग में पहला प्रश्न तो यही है, इस प्रकार के विभाजन की आवश्यकता क्या है? अब कहते हैं कि क्या क्या ज़रूरत है इस प्रकार के ऐसे काल विभाजन करने की? क्या बिना काल विभाजन के काम नहीं चल सकता? क्या हम हिंदी साहित्य को नहीं पढ़ सकते क्या बिना काल विभाजन के? तो इसी का उत्तर नगेंद्र जी स्पष्ट देते हैं। इसका उत्तर स्पष्ट है कि वह यह है कि वस्तु के समग्र रूप का दर्शन करने के लिए भी उसके अंगों का ही निरीक्षण करना पड़ता है। बिल्कुल। अब आप किसी हिंदी साहित्य के इतिहास को समझ रहे हो, तो सबसे पहले उसके छोटे छोटे चीज़ों को समझोगे, तभी तो उसके समग्र रूप को समझ पाओगे ना आप। आपको सीधा ही इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया जाए, आप ना उसके पृष्ठभूमि में जाओ कि कब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो आप नहीं जान सकोगे उस पूरे इतिहास को। तो उस पूरे इतिहास को छोटे छोटे मतलब कि काल विभाजन में बांटना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपको क्रम से पता चलता रहे कि क्या क्या घटनाएं होती गई और क्या क्या उस युग की विशेषताएं रहती गई, उसके आधार पर आप उसका काल विभाजन कर देते हो। जैसे इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, वस्तु के समग्र रूप का दर्शन करने के लिए भी उसके अंगों का ही निरीक्षण करना पड़ता है। हमारी दृष्टि शरीर के विभिन्न अवयवों का अवलोकन करती हुई संपूर्ण व्यक्तित्व का दर्शन करती है। अवयवों को पृथक मानकर उनका निरीक्षण करना खंड दर्शन है, किंतु उनको व्यक्तित्व के अंग मानकर देखना समग्र दर्शन है, और यही सहज विधि है। अब यहाँ पर नगेंद्र जी क्या कह रहे हैं? वस्तु के समग्र रूप का दर्शन करने के लिए भी उसके अंगों का ही निरीक्षण करना पड़ता है। अब आप देखिए, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो, मतलब मान लो आपने किसी पेड़ के बारे में जानना है। अब आप बोलोगे कि मैम मुझे पेड़ के बारे में जानना है, तो पेड़ के बारे में जानने से पहले क्या मैं आपको सीधा ही पेड़ के बारे में बता दूंगी? नहीं, मैं उसके पत्तों के बारे में बताऊंगी, उसकी जड़ के बारे में बताऊंगी कि जड़ का ये काम है, पत्ते ये काम करते हैं, ये ऐसे भोजन लेते हैं। तो मैं उस पेड़ को बताने से पहले मैं आपको उसके छोटे छोटे अंगों से आपको क्या करवाऊंगी? परिचित करवाऊंगी कि ये इसके ये वाले अंग होते हैं, यहाँ फल लगते हैं, ऐसे। मतलब पहले अगर हम किसी चीज़ को किसी भी विषय को हम पूरा समझाते हैं ना, तो उससे पहले हमें उसको क्या करना पड़ता है? छोटे छोटे मतलब उसके पार्ट्स को समझाना पड़ता है आपको। तो वहाँ पर यही कहा है कि वस्तु के समग्र रूप का, अगर आपको किसी भी चीज़ को पूरा समझना है, तो उससे पहले उसके अंगों का आपको निरीक्षण करना पड़ेगा अच्छे से। हमारी दृष्टि शरीर के विभिन्न अवयवों का अवलोकन करते हुए संपूर्ण व्यक्तित्व का दर्शन करती है। अब हमारा जैसे शरीर है, अब हमारा जो शरीर है वो सारे अंगों से मिलकर बना है,
तो जो मेरा शरीर है, जो सबका शरीर है, वो पूरे अंगों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम मनुष्य के शरीर को बताने से पहले हम उसकी क्या बताते हैं, अंगों की प्रक्रिया बताते हैं कि ये मनुष्य का शरीर है, इसके ये पार्ट है। आँख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करती है, तभी तो आप पूरी बॉडी को समझ पाओगे ना। तो पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसके विभिन्न अंगों को जानना पड़ता है। ऐसे ही आप लोगों को पूरा इतिहास जानने से पहले आपको उस इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, किस काल क्रम से हुई हैं, कैसे कैसे क्या हुई हैं, उस युग में क्या विशेषताएं रही हैं, क्या प्रवृत्ति रही हैं, तो उसको आपको थोड़ा थोड़ा पहले अंगों के रूप में जानना पड़ता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है खंड दर्शन। खंड दर्शन क्या होता है, खंड करके देखना, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को हम क्या करते हैं, उसके उसके विभिन्न अंगों को अलग अलग मानकर उसका निरीक्षण करते हैं। ये होगा खंड दर्शन। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विभिन्न पार्ट्स को, विभिन्न अंगों को अलग अलग करके, अलग अलग मानकर उसका निरीक्षण करते हैं, तब वो कहलाएगा खंड दर्शन। इसमें वस्तु के एक एक अंग को आप अलग अलग करके देखते हो, जिससे उसके, अगर आप किसी भी वस्तु के एक एक अंग को अलग अलग करके देखोगे तो आप उस वस्तु के समग्र रूप को कभी नहीं समझ पाओगे। वस्तु के एक एक अंग को अलग अलग करके देखना क्या कहलाएगा, खंड दर्शन कहलाएगा। अब आप देखिए, अगर आपका ही शरीर है, आपकी आंख कहीं ना कहीं हर पार्ट का किसी ना किसी दूसरे पार्ट से है ना संबंध। जैसे हृदय का संबंध भी मस्तिष्क से है, मस्तिष्क का हृदय से है, ठीक है। तो ये मस्तिष्क है, वो हर किसी से जुड़ा हुआ है। यानी कि हमारी बॉडी की, जैसे किडनी है, किडनी भी बहुत सारे पार्ट, किडनी का संबंध भी दिमाग से हो सकता है। मतलब कि कहने का यहाँ पे भाव है कि आप वस्तु के एक एक अंग को अलग अलग करके देखते हो ना, तो अगर आप फिर आप किसी भी चीज़ को समग्र रूप से नहीं समझ पाओगे। यानी हर चीज़ का किसी ना किसी चीज़ से क्या है, कोई ना कोई जुड़ाव है। फिर आगे देखते हैं, किंतु व्यक्तित्व के अंग मानकर देखना समग्र दर्शन है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है खंड दर्शन, उसको हमने समझ लिया। अब आया है समग्र दर्शन। समग्र दर्शन में क्या होता है, समग्र दर्शन में हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के विभिन्न अंगों को उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के अंग मानकर देखा जाता है। इसमें क्या करते हो, अब कि कोई भी आपके सामने कोई वस्तु है, उसके आप विभिन्न अंगों को एक साथ जोड़ कर देखते हो। जब हम किसी भी वस्तु के विभिन्न अंगों को एक साथ जोड़कर देखेंगे, वो उसका कहलाएगा समग्र दर्शन। जब हम किसी वस्तु के विभिन्न अंगों को अलग अलग करके देखते हैं, वो कहलाएगा उसका खंड दर्शन। लेकिन इतिहास में हमें कैसे देखना चाहिए, समग्र दर्शन के रूप में। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि निर्वयव रूप का दर्शन अपने आप में कठिन है, इसके अतिरिक्त जीवन या साहित्य को अखंड प्रवाह रूप मानने पर भी इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि उसमें समय समय पर दिशा परिवर्तन और रूप परिवर्तन होता रहता है। दृष्टि की अपनी सीमाएं होती हैं, वे सभी कुछ एक साथ नहीं देख सकती, इसीलिए अंगों पर होती हुई ही अंगी का अवलोकन कर सकती हैं। बिल्कुल बहुत सही बात की है कि हमारी दृष्टि सीमित होती है। आप एक समय पर एक ही चीज़ को देख सकते हो, ऐसे नहीं है कि अब आप एक समय पर 10 चीज़ों को देख सकते हो। तो यहीं पर इन्होंने यही बात बोली नगेंद्र जी ने कि हमारी दृष्टि सीमित होती है और वह एक साथ सब कुछ नहीं देख सकती। हर वस्तु या कोई भी व्यक्ति हो, उसके विभिन्न अंगों पर ध्यान केंद्रित करके ही हम क्या कर सकते हैं, उसके समग्र रूप को समझने की कोशिश करते हैं। अंगों पर ध्यान केंद्रित करके ही हम वस्तु को या व्यक्ति के समग्र रूप को समझ सकने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ पर शब्द आया है अंगी। क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ के, हर वस्तु के समग्र रूप को समझने के लिए उसके हर एक पार्ट पर ध्यान देते हो, आपने यहाँ पर उसके पार्ट को अलग अलग नहीं करना, आपने उस पार्ट को देखना है कि हर पार्ट उससे जुड़ा हुआ है, उस पूरी वस्तु से। जब आप अंगों पर ध्यान केंद्रित करते हो और जो भी वो कोई वस्तु है, उसके समग्र रूप को समझने की आप कोशिश करते हो। समग्र रूप को आप समझने की कोशिश कैसे करोगे, उसके अंगों पर ध्यान रखकर, उसके पार्ट्स को भी देखोगे, तभी आप उसका पूरा वर्किंग समझ पाओगे उस चीज़ की। जब आप व्यक्ति के समग्र रूप को समझने के लिए उसके अंगों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो ये क्या कहलाता है, अंगी कहलाता है। यानी
संपूर्ण वस्तु या व्यक्ति जिसके विभिन्न अंग या भाग होते हैं। अंगी में क्या होता है, विभिन्न अंग या भाग शामिल होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, एक संपूर्ण वस्तु आपके सामने बना देते हैं। विभिन्न विभिन्न पार्ट्स मिलकर क्या बना देते हैं, एक संपूर्ण वस्तु आपके सामने बना देते हैं। जैसे एक पेड़ की शाखाएं, उसमें तने हैं, पत्तियां हैं, ये सब क्या है, उसके अंग हैं। जबकि पूरा पेड़ क्या होगा, अंगी होगा। व्यक्ति के हाथ, पैर, सिर सब अंगी है, जबकि पूरा व्यक्ति क्या होगा, अंगी होगा। यानी संपूर्ण वस्तु या व्यक्ति जिसके विभिन्न अंग या भाग होते हैं वो क्या कहलाता है, अंगी। तो ऐसे ही यहाँ पर इनको अंगी अंग इनका उदाहरण देने की क्या जरूरत थी, क्यों, क्योंकि आप इसको इतिहास की दृष्टि से जोड़िए। इतिहास को समझने के लिए भी हमें उसके पहले अलग अलग किसको देखना पड़ता है, अंगों को देखना पड़ता है, क्योंकि इतिहास किससे मिलकर बना है। जैसे जो पेड़ है वो तने से, शाखाओं से, पत्तियों से मिलकर बना है, ऐसे ही हमारा इतिहास है, उसके भी विभिन्न विभिन्न अंग हैं, उनसे मिलकर ही हमारा संपूर्ण इतिहास बना है। आगे चलिए, कहते साहित्य की अखंड परंपरा, अतः यह बात बराबर ध्यान में रखते हैं कि साहित्य की अखंड परंपरा का निरूपण ही इतिहास का लक्ष्य है। साहित्य की अखंड परंपरा का निरूपण ही इतिहास का लक्ष्य है। समय समय पर उपस्थित दिशा परिवर्तनों और रूप परिवर्तनों के अनुसार विकास क्रम का अध्ययन करना ना सिर्फ उचित है बल्कि ज़रूरत भी है आपके लिए। अब आप देखिए, कहते हैं कि अब देखिए आप लोगों को किसके बारे में जानना है कि आप लोगों को समय समय पर क्या हो रहा है, दिशा परिवर्तन भी हो रहा है, समय समय पर उसका रूप परिवर्तन भी हो रहा है साहित्य का। साहित्य देखिए, साहित्य में दिशा परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। पहले लोग किस पर लिख रहे थे, राजाओं पर कविता लिख रहे थे। लोग किस पर लिखते थे, ज़्यादा भक्तिपरक रचनाएं लिख रहे थे। लेकिन आज लोगों में क्या हुआ है, समाज में क्या हुआ है, दिशा परिवर्तन हुआ है। आज की समस्याएं कुछ और हुई हैं। आज की समस्याएं क्या है, फॉर एग्जाम्पल लड़की को भी पढ़ने दीजिए, दहेज प्रथा। आज का राइटर क्या लिखेगा, इन चीज़ों को मुद्दा बनाकर लिखेगा। तो आप भी बताइए, हर युग के अनुसार दिशा परिवर्तन हो रहा है, नहीं। जब दिशा परिवर्तन होगा तो चीज़ों के रूप में भी परिवर्तन होगा। जब रूप में परिवर्तन होगा तो सीधी सीधी बात है, साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होगा। साहित्य का रूप अब वो पहले जैसा नहीं रहेगा। आज के समय के जो लेखक हैं वो राजाओं की प्रशंसा के बारे में नहीं लिखेंगे। आज के लोग कृष्ण और राधा का वर्णन नहीं करेंगे। आज के लोग किसका वर्णन करेंगे, आज के लोगों ने देखा समाज दिशा की ओर परिवर्तन कर रहा है, आज समाज में परिवर्तन आ रहे हैं, वो उसके अनुसार समस्याएं उठाएगा। आज के लेखक देखेगा कि समाज में गरीबी बहुत बढ़ रही है, तो वो अपने साहित्य को कैसा रूप दे देगा, वो अपने साहित्य में गरीबी से संबंधित कविताएं लिखेगा ताकि लोग जागरूक हों। बेरोजगारी की समस्या से संबंधित रचनाएं लिखेगा, भ्रूण हत्या से संबंधित समस्याएं लिखेगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि जैसे जैसे समाज में दिशा में परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे हमारे रूप में भी परिवर्तन होता जा रहा है। आगे देखिए, यहाँ पर बोला है कि साहित्य की अखंड परंपरा ही इतिहास का लक्ष्य है। यानी साहित्य की क्या है, एक निरंतर धारा है जिसमें साहित्यिक रचनाओं और विचारों को हम क्या करते हैं, एक निरंतर धारा में लेकर जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आप क्या पहुंचाते हो, तभी तो बोला है ना, कितना अच्छा बात बोला है कि साहित्य की अखंड परंपरा का निरूपण ही इतिहास का लक्ष्य है। साहित्य की अखंड परंपरा जो कभी टूटती नहीं है, वो चलती रहती है क्रमबद्ध। इसी को तो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना हमें। जो अलग अलग राइटर हैं, जो भी अलग अलग जो कवि हैं, वो सभी अपने अपने विचार लेके आएंगे, सब लोग अपने मूल्यों का आदान प्रदान करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा साहित्य समृद्ध बनेगा। तो साहित्य के इतिहास का मुख्य लक्ष्य क्या है, इसी साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाना है। इससे क्या होगा, अलग अलग काल में अलग अलग पीढ़ी आएगी, हर युग में अलग अलग पीढ़ी आएगी, तो हम क्या कर सकेंगे, अलग अलग कालों के पीढ़ियों का जो भी एक साहित्यिक कृतियां हैं, क्या क्या समय समय पर कौन कौन सी कृतियां आई हैं, उनका भी अध्ययन कर सकते हो। समय समय पर क्या दिशा परिवर्तन हुए हैं, क्या रूप के अनुसार साहित्य के विकास क्रम का, ये सब चीज़ें हमें ज़रूरी होगा इनको जानना। इसी से तो साहित्य की खंड परंपरा समझी जा सकती है। अगर आप साहित्य को एक विकास क्रम से नहीं लिखोगे तो फिर आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। साहित्य को
साहित्य में विकास क्रम के अध्ययन को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे आदिकाल में कैसे 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 आज के इस युग में कैसे परिवर्तन हो चुका है। आप आदिकाल का इतिहास पढ़ लो और आधुनिक युग का, आज के समय का रचनाएं को पढ़ लो या युग को पढ़ लो, तो बहुत अंतर आएगा। यही तो विकास क्रम का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप इतिहास को जान पाते हो और अपने साहित्य को समृद्ध बना पाओगे। इससे आप क्या कर पाओगे? अपनी साहित्य की विभिन्न धाराओं को, शैलियों को समझ पाओगे। अब जैसे देखिए, हमने पीछे पढ़ा था कि आदिकाल में राजाओं की प्रशंसा दिखाई गई थी, भक्ति काल में भक्ति भावना व्यक्त हुई थी, रीतिकाल में कवियों ने क्या दिखा दिया? प्रेम और सौंदर्य दिखा दिया। और आधुनिक वाले कह रहे हैं कि अब बहुत हो चुका प्रेम और सौंदर्य का वर्णन रीतिकाल वालों, अब थोड़ा अपने नई दिशा को बढ़ाओ, अपने साहित्य को कोई नया रूप दो। अब आप देखिए, ये विकास क्रम आप लोग देख रहे हो नहीं देख रहे हो? पहले कैसे कैसे विकास हुआ? पहले राजाओं की प्रशंसा दिखाई गई, फिर धीरे धीरे समय चेंज हुआ, अब राजाओं का टाइम नहीं है, अब थोड़ा भक्ति कर लीजिए, तो भक्ति भावना दिखाई गई। फिर धीरे धीरे ज़्यादा ही भक्ति में ढूंढने लगे, फिर प्रेम और सौंदर्य का युग आ गया। फिर धीरे धीरे प्रेम और सौंदर्य की बहुत बातें होने लगी। फिर धीरे धीरे क्या आने लगा, क्योंकि कुछ सामाजिक समस्याओं को उठाइए, तो आधुनिक काल ने जन्म ले लिया। तो ऐसे ऐसे मतलब हर नए युग की शुरुआत होती है। तो लेखक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाने के लिए अब क्या करेगा? अपनी शैली को चेंज करेगा। धीरे धीरे लेखक अपने अनुभव और विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पर अब धीरे धीरे अब आधुनिक काल में ही हम छायावाद पढ़ते हैं। अब देखिए, विकास क्रम चेंज हुआ या नहीं हुआ? हमने राजाओं की प्रशंसा से पढ़ा था युग, धीरे 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 अब लोगों ने अपनी भावनाओं को, विचारों को व्यक्त करने के लिए किसका सहारा लेने लग गए? प्रकृति का सहारा लेने लगे। लोग बोले कि हम अपनी भावनाओं को प्रकृति के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, यानी फिर छायावाद आ गया। इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में समय समय पर जो भी दिशा परिवर्तन और रूप परिवर्तन हो रहे हैं, उसके अनुसार ही हमें विकास क्रम का अध्ययन बहुत करना जरूरी है। आगे देखिए, दूसरा कह रहे हैं, यहाँ दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि काल विभाजन का सही आधार क्या हो सकता है? वर्ग विभाजन प्रायः समान प्रकृति और प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है। अब देखिए, काल विभाजन का सही आधार क्या हो सकता है, नगेंद्र जी कह रहे हैं। तो यहाँ पर नगेंद्र जी कह रहे हैं कि वर्ग विभाजन प्रायः क्या होता है? समान प्रकृति और प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है। अब देखिए, आप लोगों को वर्ग विभाजन करना हो, इससे पहले हम छोटा सा पहले उदाहरण समझ लेते हैं। अब देखिए, मान लो आपके सामने कुछ खट्टे फल पड़े हैं और कुछ बहुत ही मीठे फल पड़े हैं, तो आप उनको अलग अलग, अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी, तो आप क्या कहोगे कि मैम खट्टे फलों को मैं एक वर्ग में रख देती हूँ और मीठे फलों को एक वर्ग में रख देती हूँ। तो आपने क्या किया है? वर्ग विभाजन प्रायः समान प्रकृति और प्रवृत्ति के आधार पर ही किया जा सकता है। अब ऐसे नहीं है कि आप खट्टे फलों को मीठे में रख दोगे। आप कहोगे कि मैम खट्टे फल ये तो खट्टे हैं, इनकी विशेषता क्या है? ये खट्टे हैं, ये फल गोल हैं और ये फल सर्दी के मौसम में ही मिलते हैं। और उधर से जो मीठे फल हैं, आप बोलोगे कि मैम इनकी विशेषता अलग है, ये गर्मियों में मिलते हैं, ये मिठास से भरे होते हैं, इनका शेप गोल नहीं होता। मान लो फॉर एग्जाम्पल के आप तौर पर आपको समझा, तो यहाँ पर आपने विशेषताओं के आधार पर वर्ग विभाजन किया या नहीं? उसकी विशेषता, खट्टे फलों का विशेषता अलग थी और मीठे फलों की विशेषता अलग थी, उसको आपने कैसे कर दिया वर्ग विभाजन? उनकी विशेषताओं के आधार पर। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्ग विभाजन प्राय समान प्रकृति, वो चीज़ सेम होनी चाहिए, उसकी विशेषता भी सेम होनी चाहिए, उसके आधार पर किया जाता है। समान प्रकृति के अनेक पदार्थ मिलकर क्या बन जाते हैं? एक वर्ग बन जाते हैं। जैसे खट्टे फल का, सब खट्टे फलों का एक ही वो था प्रकृति, तो भी ये सब मिलकर कौन सा वर्ग बना लिए? खट्टे फलों का वर्ग बना लिए। इस प्रकार सम प्रकृति के आधार पर अनेक सम प्रकृति मतलब जो समान प्रकृति है के आधार पर अनेक वर्गों में विभक्त होकर अस्त व्यस्त समूह व्यवस्थित रूप धारण करता है। अभी तक जो फल इधर उधर बिखरे पड़े थे, कुछ मीठे फल कुछ खट्टे फल आपस में मिक्स थे, अस्त व्यस्त समूह में थे, आपने उसको एक व्यवस्थित रूप कैसे दे दिया? उनकी सम प्रकृति के आधार पर, उनकी समान विशेषताओं और प्रकृति के आधार पर उनको आपने क्या दे दिया? अलग अलग वर्ग में बांट दिया। ऐसे ही जैसे फिर उन्होंने आगे एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार प्रवाह के अंदर अनेक धाराएं होती हैं। जैसे आप देखिए, जब प्रवाह होता है, जब देखिए जब नदी बहती है तो उसमें अनेक धाराएं उठती हैं। उसी प्रकार साहित्य में भी अनेक प्रवृत्तियां होती हैं। साहित्य कोई एक विशेषता से मिलकर नहीं बना है, साहित्य में आपको बहुत सारी विशेषताएं मिलेंगी।
इन प्रवृत्तियों का आदि, अंत या उतार चढ़ाव ही इतिहास का काल विभाजन अर्थात विभिन्न युगों की सीमाओं का निर्धारण करता है। जो भी साहित्य की अनेक विशेषताएं आती जाएंगी, इन प्रवृत्तियों का आदि, अंत या जो भी उतार चढ़ाव आएगा, यही इतिहास का क्या बनता जाएगा, एक काल क्रम बनता जाएगा। और उस अनुसार आप क्या करते जाओगे, काल का विभाजन करते जाओगे। जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे साहित्यिक प्रवृत्तियां आदिकाल की क्या रही हैं, उसमें ज़्यादा आध्यात्मिक और रहस्यवादी विषय लिखे गए हैं। जैसे आप कहोगे कि मैम कैसे आध्यात्मिक बातें की गई हैं, क्या आदिकाल में सिद्धों और नाथों की रचनाएं नहीं लिखी गई? बिल्कुल लिखी गई हैं। फिर धीरे धीरे भक्ति काल आया, भक्ति काल में भक्ति भावना जो बढ़ गई, उसको आध्यात्मिकता से जोड़ दिया गया, जैसे कबीर, तुलसी जी आ गए। फिर आधुनिक काल में राजनीतिक मुद्दों को उठाया गया, प्रेमचंद जी आ गए, पंत जी आ गए। फिर छायावाद में स्मितानंदन पंत, निराला जी आ गए। इन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रकृति का सहारा लेने लग गए, तो ये छायावाद आ गया। तो इस प्रकार साहित्य की प्रवृत्तियां हर बार चेंज हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। पहले देखिए साहित्य की प्रवृत्तियां क्या थी, बस राजाओं की प्रशंसा करिए। फिर धीरे 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 प्रवृत्ति चेंज होती गई, कोई एक प्रवृत्ति नहीं बनी, प्रवृत्तियां बदलती रही, विशेषताएं बदलती रही। और अब प्रवृत्तियां क्या हैं? लोग समाज की समस्याओं को देख रहे हैं, लोग अपने आसपास के जीवन के अनुभवों को अपने कविता के माध्यम से उतार रहे हैं। तो हर जब इतिहास का काल विभाजन किया जाता है, तो किसी एक विशेषता को आधार मानकर नहीं आप कर सकते। इतिहास का काल विभाजन विभिन्न युग की सीमाओं का क्या करता है, निर्धारण करता है। यह वर्ग विभाजन परिपूर्ण नहीं हो सकता, इसका रूप प्राय स्थूल और अनुमानिक होता है। अब ये जो वर्ग विभाजन आप कर रहे हो, ये क्या है, आप क्या करते हो, इसका वर्ग विभाजन परिपूर्ण नहीं हो सकता। अब आप देखिए, कोई भी वर्ग विभाजन अपने आप में पूरा नहीं हो सकता। वैसे भी कोई भी चीज़ पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उसमें रह ही जाता है। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि कोई भी यह वर्ग विभाजन परिपूर्ण नहीं हो सकता, इसका रूप प्राय स्थूल और अनुमानिक हो सकता है, आप अनुमान लगा सकते हो। फिर भी समूह का पर्यवेक्षण करने में इससे बड़ी सहायता मिलती है। काल विभाजन फिर भी कहते हैं, चाहे अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकती कि आप किसी एक आधार को ही मानकर या किसी भी चीज़ को मानकर ही आप काल विभाजन कर दो, कहते फिर भी समूह का पर्यवेक्षण करने में इससे बड़ी सहायता मिलती है। फिर भी आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इस काल में क्या हुआ होगा। देखो, आप कोई भी वर्ग आपको विभाजन जब आपने किया होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसमें 100% सारी चीज़ें मिल गई होंगी, कुछ ना कुछ तो छूट गया होगा। तो ये जो ये जो वर्ग विभाजन किया है, कहीं ना कहीं आपको क्या करता है, एक आइडिया लेने में आपको हेल्प करता है। काल विभाजन का आधार भी समान प्रकृति और प्रवृत्ति ही होती है। जन जीवन की प्रवृत्तियों, रीति आदर्शों की समानता के आधार पर सामाजिक इतिहास का काल विभाजन होता है। बिल्कुल, काल विभाजन कैसे होता है, जैसे कि उस समय की क्या प्रवृत्तियां रही हैं, जनता की क्या रीति रहे हैं, क्या आदर्श लोग लेकर चल रहे हैं। अगर उस समय कुछ और हो रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग काल विभाजन कर दिया गया। फिर राजनीतिक परिस्थितियों की समानता के आधार पर मान लो राजनीतिक परिस्थितियां क्या आई, बड़े उतार चढ़ाव आए, मुसलमान लोग आए, कैसे फिर अंग्रेज लोग आए, कैसे उन्होंने शिक्षा के प्रबंध को, कैसे उन्होंने कहा कि नहीं अंग्रेजी चलाइए, हिंदी बंद करिए। तो ये सब राजनीतिक परिवर्तन, उथल पुथल कैसे हुई, तो उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, काल विभाजन कर आधार बनती है। राजनीतिक परिस्थितियों के में राजनीतिक काल विभाजन आधार बनेगा, जब सामाजिक परिस्थितियां होंगी तो सामाजिक आधार काल विभाजन बनेगा। इसी प्रकार साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों का साम्य वैषम्य ही साहित्यिक इतिहास के काल विभाजन का आधार हो सकता है। तो काल विभाजन के आधार, काल का जो आधार है वो कितनी बातों को पर हो सकता है, या साहित्यिक प्रवृत्तियों को आधार बनाकर, या फिर राजनीतिक प्रवृत्तियों को आधार बनाकर, या फिर सामाजिक प्रवृत्तियों को आधार बनाकर आप क्या कर सकते हो, काल विभाजन कर सकते हो। आगे देखिए, समान प्रकृति और प्रवृत्तियों की रचनाओं का कालक्रम से वर्गीकृत अध्ययन कर साहित्य का इतिहासकार संपूर्ण साहित्य सृष्टि का संवेद अध्ययन करने का प्रयत्न करता है। कहते समान प्रकृति की जो उसने छांट लिया कि हाँ इस युग की ये विशेषताएं थी, और रचनाओं का कालक्रम देखा कि कालक्रम से मैं देख रहा हूँ यही रचनाएं लिख रहे हैं ज़्यादातर लोग। भक्ति काल में देखा कि ज़्यादातर लोग भक्तिपरक रचनाएं लिख रहे हैं, भक्तिपरक भावना को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए उसको क्या कह दिया गया, भक्ति काल कह दिया गया। तो ऐसे ही इतिहासकार भी क्या करता है, समान प्रकृति, जो समान प्रकृति मतलब एक
जैसे कि होता है ना कि एक ही विशेषताओं को चलते 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 कि हाँ ज़्यादातर इस युग में यही चीज़ें चल रही हैं, तो जो जो उसने देखा कि सेम ऐसे 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 ही चल रहा है, तब उसने आधार बनाकर कह दिया कि अच्छा इस काल को मैं वीरगाथा काल नाम दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा क्या देखा, उसमें एक प्रवृत्ति को नहीं देखा, उसने क्या देखा, ज़्यादातर इस काल में रचनाएं कौन सी हो रही है, वीर परक रचनाएं हो रही हैं, सब लोग अपने राजा पर लिख रहे हैं। तब उन्होंने क्या नाम दे दिया, वीरगाथा काल नाम दे दिया। इसी प्रकार नामकरण के पीछे भी कुछ ना कुछ, ये तो काल विभाजन था कि क्या क्या काल विभाजन होगा। अब देखिए नामकरण के पीछे भी कुछ ना कुछ तर्क अवश्य रहता है। अब देखिए मिश्र बंधुओं ने, जैसे हमने पढ़ा था मिश्र बंधुओं का काल विभाजन पढ़ा था, तो मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन कैसे किया है, उन्होंने अलग अलग ढंग से किया है। हर व्यक्ति, मूल रूप से तो आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल ही है, लेकिन सब लोगों ने अपना अपना काल विभाजन अपने अपने आधार पर कर लिया है। अब आगे देखिए, अब नामकरण को, ये तो थी काल विभाजन को लेकर समस्याएं। अब आता है कुछ समस्याएं हमारे सामने नामकरण को लेकर। नामकरण को लेकर क्या समस्या है, देखिए इसी प्रकार नामकरण के पीछे भी कुछ ना कुछ तर्क अवश्य रहता है, यानी कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर रहता है, उनको भी जान लेते हैं, देखते हैं। नाम की सार्थकता इसमें है कि वह पदार्थ के गुण अथवा धर्म का मुख्यतः द्योतन कर सके। इस तर्क से किसी भी कालखंड का नाम ऐसा होना चाहिए जो उसकी मूल साहित्यिक चेतना को प्रतिबिंबित करे। यानी कि आपका जो नामकरण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कहते नामकरण के पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो नामकरण क्या होना चाहिए, कहते कि इस तर्क से किसी भी कालखंड का नाम ऐसा होना चाहिए जो उसकी मूल साहित्यिक चेतना को प्रतिबिंबित कर सके। आपके सामने जो साहित्यिक चेतना है वो उसका आपके सामने एक प्रतिबिंब खड़ा कर सके। वैसा जैसे आपके सामने मान लो मैंने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रख दिया, तो आपके सामने वो प्रतिबिंब खड़ा हो रहा है नहीं कि आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा होगा मैम ने, क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर वीर परक रचनाएं लिखी जा रही हैं। तो आपके सामने वो साहित्यिक चेतना आई है। कौन सी साहित्य चेतना है? उस समय की साहित्य चेतना क्या थी कि लोग राजाओं की प्रशंसा ज़्यादा कर रहे थे, तो वो वाली चीज़ आपके सामने प्रतिबिंबित हो रही है। तो नामकरण ऐसा होना चाहिए कि उसके नाम में उसकी छवि झलकनी चाहिए, ये कहना चाह रहा है, प्रतिबिंबित कर सके वो नामकरण, वो नाम। अब मान लीजिए आदिकाल में रचनाएं वीर परक हो रही हैं और मैं उसको नामकरण उसका कर दूं कि आधुनिक काल, तो ये गलत है कि मैम आदिकाल को आप आधुनिक काल नामकरण कैसे दे सकते हैं, वीरगाथा काल को आप आधुनिक काल नामकरण कैसे दे सकते हैं। तो याद रखना है कि आप जो नामकरण आपने करना है उसका, उसकी छवि, उसका प्रतिबिंबित भी होना चाहिए, वो नजर आना चाहिए उसके नाम से ही कि हाँ इस काल में ऐसा हुआ है, इसीलिए इस काल का नामकरण इस तरह किया गया है। आगे देखिए, शासन के नाम पर भी कालखंड का नामकरण तभी मान्य हो सकता है या हुआ है जब उस शासक विशेष के व्यक्तित्व ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से साहित्य की गतिविधि को प्रभावित किया। अब देखिए शासक के नाम पर भी एक कालखंड किया जो नामकरण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कालखंड के नाम पर आप देखिए, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहते हैं महारानी विक्टोरिया का काल आया, तो महारानी विक्टोरिया के काल को देखते हुए मैंने क्या कर दिया नामकरण, तो मैंने नामकरण कर दिया महारानी विक्टोरिया युग। तो मतलब कि नामकरण आप शासक को भी ध्यान में रखकर कर सकते हो, लेकिन जब आप शासक को नामकरण करोगे ना शासक के आधार पर, तो उसका आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से साहित्य की गतिविधि को प्रभावित भी करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने तानसेन अकबर के नाम पर काल का विभाजन कर दिया, नामकरण कर दिया, तो उसमें अकबर के गुण सच में उसमें दिखने भी चाहिए उस काल में कि अकबर ने ऐसा क्या किया कि उस युग का नाम ही अकबर युग पड़ गया। अब देखिए ऐसे नहीं आप किसी भी शासक को उठाया और उसके काल पर नामकरण कर दिया। नामकरण करने के लिए आपको उस यहाँ नगेंद्र जी कह रहे हैं उस शासक में का जो व्यक्तित्व है, जो उसके अंदर का गुण है, वो चीज़ें हैं, वो झलकनी भी चाहिए, उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से साहित्य की गतिविधि को प्रभावित भी करना चाहिए। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था काल विभाजन, हमने देखा उसका नामकरण कैसे किया था। उसने पहले चारणकार रख दिया, फिर उसने 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण रख दिया, फिर जायसे की प्रेम कविता रख दिया। तो इसने ऐसे ऐसे काल विभाजन किया था। फिर देखिए अलग अलग राइटरों ने अलग अलग जैसे करते गए नामकरण। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर किसी शासक के आधार पर आपको नामकरण करना है तो बड़ा
सही ढंग से करना है, वो शासक उस युग को क्या कर रहा हो, प्रभावित भी कर रहा हो। अब देखिए उदाहरण के लिए इन्होंने बोला है एलिजाबेथ का समय कब से है, 1558 से 1603 तक। उसके बाद विक्टोरिया का 1837 से 1901 तक का काल रहा। अब देखिए इन्होंने उदाहरण कैसे दिया है, शासक के आधार पर कैसे नामकरण किया होगा। जैसे एलिजाबेथ या विक्टोरिया दोनों के राजनीतिक एवं सामाजिक व्यक्तित्व एवं शासन तंत्र ने अपने युग जीवन को प्रभावित करते हुए साहित्य की गतिविधि पर भी गहरा प्रभाव डाला है। इन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दे दिया। ऊपर बोला था ना कि अगर आपको शासक के नाम पर कालखंड या का नामकरण करना है ना, किसी भी काल का नामकरण करना है शासक के आधार पर, तो आप उसका वो जो समय का शासक है उसका जो प्रभाव है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साहित्य पर पड़ना भी चाहिए ना। कैसे, एलिजाबेथ का एग्जाम्पल दे रहे हैं। एलिजाबेथ और विक्टोरिया ने कहते प्रभावित किया साहित्य को, बिल्कुल प्रभावित किया। उन्होंने उनका सामाजिक व्यक्तित्व भी रहा है, उनका राजनीतिक व्यक्तित्व भी रहा है। आप लोगों को कि मैम कैसे, अब देखिए एलिजाबेथ ने इसने क्या किया, एलिजाबेथ के शासनकाल में क्या हुआ, अंग्रेजी साहित्य का पुनर्जागरण हुआ। एलिजाबेथ के दरबार में क्या हुआ था, एक शेक्सपियर रहते थे, क्या वो महान कवि और नाटककार नहीं हुए, नाटक और कविताओं की रचनाएं नहीं पढ़ी। पहले नाटक कहाँ लिखे जाते थे, धीरे धीरे एलिजाबेथ का शासनकाल आया तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी साहित्य को लिखिए आप लोग, तो अंग्रेजी साहित्य का पुनर्जागरण हुआ। इसी में बड़े बड़े राइटर आए, शेक्सपियर जैसे राइटर आए, उन्होंने रचनाएं लिखी। शेक्सपियर ने क्या रचना करी, रोमियो जूलियट आया, उसकी रचना है ना रोमियो एंड जूलियट और हैमलेट, ये सब रचनाएं किसकी हैं, एलिजाबेथ की। तो क्या एलिजाबेथ ने आकर अंग्रेजी साहित्य का पुनर्जागरण नहीं किया। विक्टोरिया आई, विक्टोरिया के शासनकाल में क्या आए, अब धीरे धीरे उपन्यास लिखने शुरू हो गए। तो एक नई चीज़ नहीं लेकर आई वो हमारे सामने, सामाजिक आलोचना होने लगी, नैतिकता पर जोर दिया इन्होंने महारानी विक्टोरिया ने। महारानी विक्टोरिया के समय का उदाहरण ले सकते हो चार्ल्स डिकेंस का। इसने कौन सी रचना की थी, चार्ल्स डिकेंस ने ओलिवर ट्विस्ट लिखा था। धीरे धीरे देखिए आप लोग, एलिजाबेथ ने भी राजनीतिक और कई सामाजिक परिवर्तन किए हैं। विक्टोरिया के काल में भी बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। तो उस परिवर्तनों को देखते हुए उसने क्या किया, युग जीवन को प्रभावित किया या नहीं किया, बिल्कुल साहित्य की गतिविधि को प्रभावित किया या नहीं। पहले कहाँ अंग्रेजी कविताएं लिखी जा रही थी, लेकिन एलिजाबेथ ने के आते ही उस काल में क्या लिखा जाने लगा, अंग्रेजी साहित्य लिखा जाने लगा। विक्टोरिया के आते ही क्या लिखा जाने लगे, उपन्यास लिखे जाने लगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल सही हो सकता है कि इसमें आपको शासक ने कुछ ना कुछ उनका व्यक्तित्व की झलक आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है कि उन्होंने कुछ ना कुछ काम किए हैं जो साहित्य में महत्वपूर्ण माने गए हैं। यह तर्क लोकनायक के विषय में है। चैतन्य या गांधी का अपने युग के सांस्कृतिक सामाजिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। अब आप किसी काल विभाजन करते हो तो आप गांधी युग भी कह सकते हो। क्यों, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया है, बहुत सारा सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन किए हैं। गांधी जी ने अपने बोला नहीं था कि अपनी ही वस्तुओं का प्रयोग करो, बाहर की विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, तो कुछ नया लेकर आए हमारे लिए। तो उन्होंने बहुत सारे सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया। तो ये भी एक साहित्य में एक घटना हो सकती है, उसके आधार पर भी कर सकते हो। तो जिन जिन शासक, कहने का मतलब नगेंद्र जी का यहाँ ये है कि शासक के आधार पर नाम काल विभाजन आपने तभी करना है उनका नामकरण कि अगर उस शासक ने कुछ अच्छा काम किया हो, साहित्य को प्रभावित किया हो, उस युग के लिए कुछ किया हो तभी। ऐसे नहीं आपने किसी भी आधार पर नामकरण कर देना, कोई ऐसा छोटा मोटा सा शासक आ गया आपने उसके आधार पर भी कर दिया नामकरण, नहीं। आगे देखिए, उसके बाद यहाँ कह रहे हैं शेक्सपियर, रविंद्रनाथ तथा भारतेंदु व्यक्ति ना होकर एक संस्था थे, युग निर्माता थे। शेक्सपियर आए, रविंद्रनाथ आए, भारतेंदु के तो नाम पर ही पूरा भारतेंदु युग चल पड़ा। अब आपके नाम पर क्यों नहीं पड़ा, उदाहरण स्वरूप एकता युग क्यों नहीं पड़ा, अलका युग क्यों नहीं पड़ा। भाई आप क्या हो, आप एक सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन वो क्या थे, उन्होंने सच में साहित्य के लिए कुछ किया है, उन्होंने कुछ नई चेतना लाए हैं। भारतेंदु जी ने, जो पहले क्या हो रहा था, सारी भाषाओं को मिक्स करके लिखा जा रहा था, इन्होंने क्या कर दिया, निर्धारित कर दी भाषाएं। भारतेंदु जी ने कहा कि अगर आपको
पद्य में लिखना है तो ब्रज भाषा यूज़ करिए, अगर आपको गद्य लिखना है तो खड़ी बोली निर्धारित। तो एक पूरा युग इन्होंने पूरा क्या क्या परिवर्तन लाए, बहुत इनका योगदान रहा, इसीलिए इनके नाम पर क्या चल पड़ा, भारतेंदु युग चल पड़ा। तो जिनके कृतित्व ने अपने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रभावित किया है, राष्ट्रीय महत्व की घटना जैसे महायुद्ध, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा अथवा किसी व्यापक आंदोलन या प्रवृत्ति के अनुसार नाम की सार्थकता और भी स्पष्ट है। कोई आंदोलन चला है या उस समय की क्या प्रवृत्ति रही है, इससे आप उस काल के नामकरण की सार्थकता और भी स्पष्ट कर सकते हो। जैसे भक्ति, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव जितना समाज पर था उतना ही साहित्य पर था। बिल्कुल, भक्ति का प्रभाव क्या साहित्य पर नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा है। पुनर्जागरण, जागिए दोबारा, सुधार कीजिए, द्विवेदी काल में सुधार काल आ गया। तो ये सब जो परिवर्तन आए हैं, इन्होंने समाज को भी परिवर्तित किया है, समाज पर भी प्रभाव डाला है, और समाज पर प्रभाव डालेंगी वो चीज़ें साहित्य में तो आएंगी ही। और अंत में साहित्यिक प्रवृत्ति के विषय में तो कहना ही क्या है, उसके अनुसार नामकरण की सार्थकता स्वतः सिद्ध होती है। बिल्कुल, ये तो शासक के आधार पर नामकरण करने की बात बोली नगेंद्र ने। अब आते हैं साहित्यिक प्रवृत्ति के बारे में। अगर किसी साहित्य की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। हर साहित्य की अपने अपने विशेषता रही है। जैसे आदिकाल में सिद्धों और नाथों की रचनाएं आती हैं, जैसे उसमें ज़्यादा लोग रहस्यवादी रचनाएं लिख रहे थे या वीर परक रचनाएं लिख रहे थे। इनको आधार बनाकर क्या कह दिया, आदिकाल कह दिया। फिर उसके बाद भक्ति में भक्ति परक रचनाएं हो रही थी, इसलिए भक्ति काल कह दिया। आधुनिक में कुछ नया हो रहा था, इसलिए उसे आधुनिक काल कह दिया। तो यहाँ पर कहते हर काल में साहित्य की कुछ विशेषताएं भी रहती हैं, यानी रचनाओं की विशेषताएं भी रहती हैं कि उस काल में किस टाइप की रचनाएं ज़्यादा लिखी गई हैं, इसलिए उस आधार पर भी आप नामकरण कर सकते हो। कहने का अभिप्राय यह है कि साहित्यिक इतिहास में नामकरण का मूल आधार है क्या है। अब पूरा वो निचोड़ बता रहे हैं कि काल विशेष की साहित्यिक चेतना का प्रतिफलन, जिसका माध्यम सामान्यतः उस युग की सर्वप्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति ही हो सकती है। बिल्कुल, क्या साहित्यिक प्रवृत्ति हुई है उस युग की, तो ये सबसे महत्वपूर्ण काल इतिहास का जो नामकरण है, हर युग का नामकरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका सबसे पहले कौन सी निभाती है, साहित्यिक विशेषता भी होनी चाहिए उसमें। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, और इस प्रसंग में एक सीमा से आगे एकरूपता का प्रयत्न करना भी अधिक संगत नहीं है। अब ये भी नहीं है कि मान लो एक आपने साहित्यिक प्रवृत्ति तो ढूंढ ली कि मैम इसमें ज़्यादातर वीरता पर रचनाएं लिखी जा रही थी, तो मैं इस काल का नाम वीर गाथा काल कर कह दूँ। लेकिन यहाँ नगेंद्र जी कह रहे हैं कि एक सीमा से आगे एकरूपता का प्रयत्न करना भी अधिक संगत नहीं है। आप एक सीमा तक क्या कर सकते हो, उसकी एक ही विशेषता को देखोगे तो ये भी गलत है। किसी एक विशेषता को देखकर नहीं करना, अगर उसमें और भी विशेषताओं को ध्यान में रखकर करना है कि आपने सारी विशेषताएं देखी हैं, तब जाकर आपने निचोड़ निकाला कि मैम मैंने तो सारी विशेषताएं चेक की हैं, हर जगह ही मुझे उसकी वीरता परख ही दिखाई दे रही है, तब आपने वीरगाथा काल नामकरण किया है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन आप किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर कर दोगे तब वो वहाँ पर गलत है, फिर वो संगत नहीं होगा। यहाँ आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कालखंड में कोई एक प्रवृत्ति समग्र साहित्य चेतना का प्रतिनिधित्व कर सके। जरूरी भी नहीं है कि हर कालखंड में कोई एक ही विशेषता आपको मिलेगी जो पूरे साहित्य चेतना को आपको प्रतिनिधित्व करके दिखा देगी। जहाँ ऐसा होता है वहाँ नामकरण का प्रश्न आसानी से हल हो जाता है। कहते कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही काल में सिर्फ एक विशेषता मिल जाए और आप उसके आधार पर नामकरण कर दो। अगर ऐसा होता है तो हम ये हमारे लिए आसानी होगी। जैसे देखिए आदिकाल में हमारे लिए आसानी क्यों होगी उसको वीरगाथा काल कहने पे, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादातर देखा एक ही विशेषता हमें मिल रही थी। हमने चारों ओर नज़र दौड़ाई, हमें यही बातें वहाँ देखने को मिल रही हैं कि ज़्यादातर उसमें क्या हो रहा है, वीरता परक रचनाएं मैम लिख रहे हैं। लोग अपने जो आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने, राजाओं को प्रसन्न करने के लिए लिख रहे हैं। तो अगर ऐसा मिल जाता है तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए नामकरण करना। जैसे रीतिकाल में या रोमानी युग में या छायावादी युग में, बिल्कुल छायावादी युग में आपके लिए आसान हो गया छायावादी युग नामकरण देना, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया, प्रकृति को आधार बनाकर लोगों ने लिखा। वहाँ की क्या विशेषता है, ज़्यादातर रहस्यात्मकता है। वहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने अपने विचारों और अनुभवों को माध्यम किसको बनाया, प्रकृति के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए। तो आपको आसानी हुई उसको नामकरण करने में, तो आपने छायावाद कह दिया। मतलब छाया कहीं और कहना कुछ और चाह रहे हो, लेकिन उसका प्रभाव कहीं और जाकर पड़े। लेकिन ऐसा सदा नहीं होता, हर बार नहीं होगा कि आपको हर काल में ऐसा
कुछ एक चीज़ें मिल जाएंगी। कई बार ऐसा भी होगा कि एक काल में आपको बहुत सारी विशेषताएं मिलेंगी, फिर आपको वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा नामकरण करना, क्योंकि विशेषताएं तो बहुत सारी हैं। अब किसको आधार बनाकर करें? तो यहाँ शुक्ल जी कहते हैं कि हर बार नहीं ऐसा होगा कि आपको कहीं भी एक ही क्वालिटी मिल जाएगी और उसके आधार पर आप नामकरण कर दोगे। कभी कभी कोई राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति इतनी बलवती होती है कि वह समाज और साहित्य को एक साथ और समान रूप से प्रभावित करते हैं। कई बार ऐसा नहीं कि उस युग की प्रवृत्ति ही उस युग में क्या हुआ है, कई बार राष्ट्रीय कुछ परिवर्तन और सांस्कृतिक प्रवृत्ति भी उस काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और उसके आधार पर भी आपको नामकरण करना पड़ सकता है। जैसे भक्ति, पुनर्जागरण या सुधार आंदोलन काल। जैसे भक्ति काल में क्या राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति आई? भक्ति की, पुनर्जागरण, भारतीय ये क्या कहते हैं, या सुधार आंदोलन, द्विवेदी युग को बोला गया यहाँ पे। मतलब एक बार तो भारतेंदु जी ने सुधार कर दिया, दोबारा उनको पुनर्जागृत करने की जरूरत पड़ी, तो कैसा, किसने बोला ऐसा? द्विवेदी जी ने। ऐसी स्थिति में नामकरण का आधार सांस्कृतिक प्रवृत्ति ही होगी, क्योंकि साहित्य चेतना की प्रेरक वही है। साहित्य चेतना की प्रेरक कौन है? सांस्कृतिक प्रवृत्ति ही। इसके अतिरिक्त कभी कभी किसी लोक नायक या साहित्य नेता का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि वह संपूर्ण युग की चेतना को व्याप्त कर लेता है। देखो अभी देखिए, कई बार हमारे पास साहित्य नेता ऐसे आ जाते हैं कि उस युग में, मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल उस युग में तुलसीदास जी आए, कबीर जी आए, तो ये क्या थे? साहित्य के नेता बन के आए और इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली लगा कि ऐसा लगा कि पूरा संपूर्ण युग की चेतना ही उन्होंने जगा दी हो। तो ऐसे में नाम दिया है, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी आए, गांधी जी आए, रविंद्रनाथ आए, तो उनका व्यक्तित्व ऐसा है जो साहित्य के नेता के रूप में आए। तो इनके आधार पर भी आप कर सकते हो। अतः यहाँ भी साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण उचित नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार नहीं होगा, वहाँ पर साहित्य नेता के अनुसार होगा। तो हर काल में अलग अलग चीज़ों को देखते हुए आपको नामकरण करना है। साहित्यिक प्रवृत्तियों को, सामाजिक को देखते हुए, राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए, जिस काल में जो परिस्थिति आपको मुख्य लगे उसके आधार पर आप नामकरण कर सकते हो। किसी किसी युग में ऐसा भी होता है कि किसी एक प्रवृत्ति को प्रमुख या प्रतिनिधि प्रवृत्ति मानना संभव नहीं होता। वहाँ सायास किसी प्रवृत्ति को आधार मानकर नामकरण करना अनुचित होता है। वीरगाथा काल नाम इसका प्रमाण है। जैसे देखिए, किसी किसी युग में ऐसा भी होता है कि आपको किसी एक प्रवृत्ति को ही आधार बनाकर नामकरण करना पड़ सकता है। इसका उदाहरण नगेंद्र जी दे रहे हैं कि जैसे वीरगाथा काल में और ज़्यादा कोई थी नहीं विशेषताएं, बस यही था, वीरता परक रचनाएं वहाँ लिखी गई, अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीरता के गुणगान गाए गए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इसका वीरगाथा। अब आप देखिए, यहाँ पर एक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर किया या नहीं किया? किया है। आगे देखिए, अतः ऐसी स्थिति में आदिकाल जैसे निर्वेश नाम ही अधिक उपयोगी होंगे। कहने का अभिप्राय है कि काल विभाजन और नामकरण में एकरूपता अनिवार्य नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि काल विभाजन विवेक सम्मत हो। ऐसा नहीं कि एक रूपता होनी चाहिए, एक ही चीज़ उसमें आप नामकरण में एक रूपता आ जाए कि बस एक ही चीज़ को वो लेकर चलती है। आदिकाल, इसीलिए तो वीरगाथा काल क्यों नहीं कहा? वीरगाथा काल कहा है, लेकिन मेन उसका आदिकाल ही नामकरण क्यों रखा? क्योंकि वहाँ पर आदि से शुरुआती काल को दिखाया गया है। आदिकाल को आधुनिक काल नामकरण क्यों नहीं दे दिया? क्यों? क्योंकि वहाँ पर आधुनिकता नहीं आई है आदिकाल में। आदिकाल में अभी शुरुआत हुई है चीज़ों की, शुरुआती युगों को, इसीलिए उन्होंने नाम रख दिया आदिकाल। आधुनिक का आधुनिक क्यों रखा? क्योंकि उसमें कुछ नया आया, कुछ आधुनिकता आई, इसीलिए उसको आधुनिक काल कह दिया। तो आप एकरूपता, जरूरी नहीं कि एक ही चीज़ को देखकर आप नामकरण कर दोगे। यदि साहित्य, इसीलिए तो वीरगाथा काल को क्या ज़्यादा सही कहना माना गया? आदिकाल, क्योंकि उसमें केवल, ठीक है, वीर पर रचनाएं लिखी गई हैं, वीरता परक, लेकिन उसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। जैसे आदिकाल में देखो आप, भाषा को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपके सामने आदिकाल में, ठीक है। बहुत ऐसे करके आप केवल एक प्रवृत्ति को आधार बनाकर नहीं कह सकते, इसीलिए आदिकाल का नाम वीरगाथा काल कम कहा जाता है, उसको आदिकाल नामकरण कह दिया गया, वीरगाथा काल नहीं कहा गया। आगे देखिए, साथ ही नाम भी ऐसा होना चाहिए युग की साहित्य चेतना का सही ढंग से प्रतिफलन करता, बिल्कुल उस युग की। अब आदिकाल नामकरण आपने कहा तो ऐसा होना चाहिए, उसके नाम में उस झलकना चाहिए कि क्या उसमें आदि था, क्या उसमें शुरुआत हुई थी। तो साहित्य चेतना का प्रतिफलन करने वाला होना चाहिए उसका नामकरण। यदि साहित्य नामकरण से भ्रांति उत्पन्न होगी, अगर आपको डाउट पैदा होगा साहित्य नामकरण करने में, तो अन्य उचित आधार ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर कोई और रास्ता अपनाइए, कोई और आधार अपनाइए। नाम के लिए रूप का बलिदान नहीं करना।
नामकरण आपने बिल्कुल सही ढंग से करना है। नामकरण आप में आपने रूप का बलिदान नहीं करना कि उसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया हो। नाम के लिए रूप का बलिदान नहीं करना चाहिए। नाम के लिए आपने रूप का ही बलिदान कर दिया, ये नहीं करना आपने। रेने वेलक ने अपने निबंध में इस मिश्रित पद्धति की आलोचना की है। फिर भी प्रचलित नामों का यह मिश्रित आधार कुछ न कुछ परेशानी अवश्य पैदा करता है। सुधारवाद चर्च के इतिहास से आया। मानवतावाद मुख्यतः प्राचीन मानविकी विधाओं के इतिहास से, पुनर्जागरण कला के इतिहास से। प्रजातिपत्य और पुनः स्थापन का संबंध विशेष राजनीतिक घटनाओं के साथ है। अब कहते हैं यहाँ पर कि सुधारवाद चर्च के इतिहास से आया है, मानववाद प्राचीन मानविकी विधाओं के इतिहास से आया है। ऐसे ही प्रजाधिपत्य, इसका क्या मतलब है? प्रजाधिपत्य का मतलब है कि जब आप क्या करते हो, जब किसी भी मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है, प्रजाधिपत्य का मतलब है कि इसमें प्रजा या जनता को आप इसमें कॉमनवेल्थ भी कह सकते हो आप, जिसमें क्या होता है कि इसमें प्रजा या जनता का शासन होता है, यानी लोकतंत्र को बोलते हैं। ठीक है, प्रजाधिपत्य किसको बोलते हैं? लोकतंत्र को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जनता, जो आप लोकतंत्र, आप जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया जो भी है तंत्र, तो लोकतंत्र। इसमें प्रजा या जनता का शासन होता है, जनता खुद इसमें अपना चूज करती है अपना हकदार। ठीक है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनती है, वो क्या होगा? प्रजाधिपत्य। फिर देखिए दूसरा शब्द आया पुनः स्थापन। किसी चीज को उसकी मूल स्थिति में वापस लाना, वापस उसकी वही वाली स्थिति लाना, पुनः स्थापन करना। तो कई बार कहते हैं विशेष राजनीतिक घटनाओं के साथ है इन सबका संबंध। 18वीं शती पुराना संख्यावाचक पद है। अब देखिए 18वीं शती पुराना संख्यावाचक पद है, जिससे आर्मस्टन, नवशास्त्रवाद, पूर्व स्वच्छंदतावाद आदि साहित्यिक शब्दों का अर्थबोध होने लगा। पूर्व स्वच्छंदतावाद और स्वच्छंदतावाद मुख्यतः साहित्यिक शब्द हैं, स्वच्छंदता होकर। अब देखिए स्वच्छंदतावाद भी साहित्यिक शब्द है। ये अब मान लीजिए छायावाद में क्या आ गई? ज़्यादा स्वच्छंदता आ गई, लोग स्वच्छंद होकर लिखने लगे। लोगों ने, जैसे निराला जी ने तो बिल्कुल ही मुक्तक होकर लिखना शुरू कर दिया, तो स्वच्छंद होकर लिखे, ये किसी बंधी हुई परिपाटी पर बंद कर नहीं लिखे। तो ये वाला भी स्वच्छंदतावाद आया, जो कि एक मुख्यतः साहित्यिक शब्द है। जबकि विक्टोरिया युग, एडवर्ड युग और जॉर्ज युग नाम व पद राजाओं के शासन काल से ग्रहण किए गए हैं। ये जो स्वच्छंदतावाद आया, ये एक साहित्यिक शब्द से ग्रहण किया हुआ है। जबकि ये विक्टोरिया युग का नामकरण किया गया या एडवर्ड युग बोला गया, ये व्यक्ति विशेष या शासन काल के आधार पर ऐसा बोला गया। इस नाम के पीछे युग इसलिए लगा। इसका अनिवार्य निष्कर्ष यह है कि नामावली राजनीतिक साहित्य और कला के शब्दों का गोरख धंधा मात्र है, जिसका औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। कहते हैं नामावली क्या है? राजनीतिक साहित्य और कला के शब्दों का क्या है? बस एक गोरख धंधा है, जिसका औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। बस नाम के आधार पर कर देना, जैसे विक्टोरिया युग, एडवर्ड युग कर देना। कहते ये जो नाम अलग अलग आते हैं ना, नामावली, ये नामावली राजनीतिक साहित्य और कला के शब्दों का क्या है? कि बस धंधा मात्र है, जिसका औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमारे विचार से यह मंतव्य एक सीमा से आगे मान्य नहीं हो सकता। कम से कम व्यवहार में अभी तक केवल साहित्य चेतना के आधार पर काल विभाजन तथा नामकरण के आधार की एकरूपता का निर्वाह संभव नहीं हुआ है। कहते केवल साहित्य चेतना के आधार पर काल विभाजन तथा नामकरण के आधार की एकरूपता का निर्वाह अभी तक संभव नहीं हुआ है, और उसको सायास सिद्ध कर देने से लाभ की अपेक्षा आपको हानि ही हो सकती है। केवल जो साहित्य चेतना आई बस उसी के आधार पर कर दिया, नहीं, आपको सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आधार करना है, नामकरण करना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अंग्रेजी साहित्य के सभी कालखंडों के नाम ठीक हैं। एडवर्ड, जॉर्ज आदि राजाओं तथा प्रजाधिपत्य, पुनः स्थापन आदि राजनीतिक घटनाओं के नाम पर साहित्य के इतिहास का नामकरण तो एकदम असंगत है। बिल्कुल, आप अपने साहित्य का नामकरण क्या एडवर्ड युग निकाल दोगे, जॉर्ज युग निकाल दोगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, राजनीतिक घटनाओं के आधार पर नहीं आपने नामकरण करना, क्योंकि ये वाला नामकरण तो फिर केवल नाम व पद पे के आधार पर हो जाएगा। किसी प्रकार के साहित्य चेतना, ये जो नाम है जो आपने एडवर्ड युगराज, ये सिर्फ एक परिवर्तन लाए हैं, लेकिन आप उस काल का नामकरण कर दोगे उस पर, तो वो चीज़ नहीं है। कहते नाम व पद पर, कहते किसी प्रकार की साहित्य चेतना की वो व्यंजना नहीं कर पाएंगे। अगर आप
साहित्य की चेतना की व्यंजना करना चाहते हो तो ऐसे नाम व पदों के आधार पर ना नामकरण करिए। किंतु विक्टोरियन शब्द वह इतना अधिक अर्थगर्भित हो गया कि उसके स्थान पर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करने से अनावश्यक भ्रांति ही हो सकती है। लेकिन यहाँ नगेंद्र जी कह रहे हैं कि विक्टोरियन शब्द तो क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक ना रहकर यहाँ पर विक्टोरिया शब्द केवल विक्टोरिया से नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर उसने कुछ नया किया था जो पूरी साहित्य चेतना का वाचक बन गया है। उसके स्थान पर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करना हमें डाउट दे सकता है। इसी प्रकार सांस्कृतिक नाम व पदों की भी अपनी सार्थकता है। वैलक द्वारा साहित्य चेतना पर बल दिया जाना ठीक है। नामकरण के लिए प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति का आधार ग्रहण करना ज़्यादा सही होगा कि उस समय की क्या साहित्यिक प्रवृत्तियाँ रही हैं उसको आधार बनाकर नामकरण करें तो ज़्यादा सही रहेगा, ना कि किसी शासक को आधार बनाकर करें तो वो ज़्यादा सार गर्भित नहीं रहेगा। किंतु प्रत्येक स्थिति में किसी युग की साहित्य चेतना का द्योतक केवल साहित्यिक प्रवृत्ति के द्वारा ही संभव है, यह मानना कम से कम व्यवहार में कठिन हो सकता है और है। इसीलिए इस आधार को लचीला रखना होगा और यह मानकर चलना होगा कि कोई नाम पदार्थ के संपूर्ण व्यक्तित्व का वाचक नहीं हो सकता, कि कोई भी नामकरण आपने कर दिया तो वो उसके पूरे व्यक्तित्व का सूचक नहीं हो सकता। सामान्यतः नाम संकेत मात्र होता है, विशेष परिस्थिति में प्रतीक हो सकता है, किंतु पूर्ण बिंब तो वह नहीं हो सकता। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। कहते कि आपने किसी मान लो नामकरण कर दिया, नामकरण आपने भक्ति काल कर दिया मान लो, तो क्या भक्ति काल से आपको संपूर्ण व्यक्तित्व का वाचक हो जाएगा? क्या भक्ति काल पढ़कर आपको पूरा उसमें भक्ति काल ही है क्या? नहीं। क्या भक्ति काल में कुछ और रचनाएं नहीं लिखी गई होंगी? लिखी गई होंगी। तो कोई भी नामकरण कहते संकेत बस आपको दिखाने के लिए है कि हाँ इस काल में ये वाली रचनाएं ज़्यादा हुई होंगी, बट और भी इसके अलावा कुछ और चीज़ होगी। तो यहाँ ये नगेंद्र जी कह रहे हैं कि वो तो नामकरण तो केवल एक संकेत मात्र देता है आपको, विशेष परिस्थिति में वो एक प्रतीक हो सकता है, किंतु पूर्ण रूप से वो आपके सामने बिंब नहीं खड़ा कर सकता। इतिहास में नाम का प्रयोग प्रतीक के रूप में करना ही अधिक संगत है, और जहाँ यह संभावना ना हो वहाँ संकेत मात्र से भी काम चल सकता है। बिंब मतलब कि जब आप भक्ति काल पढ़ो तो आपका उस जो भक्ति का प्रतीक है वो जब आप भक्ति काल पढ़ो तो उसमें आपको सच में लगना चाहिए, वो बिंब आपके सामने बनना चाहिए, इमेज बननी चाहिए कि सच में इसमें भक्ति पर ज़्यादा रचनाएं होंगी इसलिए इसका नाम भक्ति काल पड़ गया हो। अगर ऐसा नहीं खड़ा कर सकते बिंब तो संकेत मात्र से भी नगेंद्र जी कहते हैं काम चल सकता है। नाम में अशुद्ध या अस्पष्ट प्रतीकार्थ भरने या उससे बिंब का रूप प्रदान करने की चेष्टा व्यर्थ है। अब देखिए काल विभाजन, अब उन्होंने सार बता दिया है। पहला, काल विभाजन किसके आधार पर होना चाहिए? साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर, रीति आदर्शों की समानता के आधार पर होना चाहिए। युगों का नामकरण यथासंभव मूल साहित्य चेतना को आधार मानकर साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार होना चाहिए। कोई भी आप युग का नाम कर रहे हो, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, तो वो भी आपको साहित्य चेतना को आधार मानकर ही चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय चेतना क्या आई थी? साहित्य चेतना छायावाद में आई थी कि बहुत हो चुका, राधा कृष्ण का वर्णन बहुत हो चुका, अब समाज को लेकर भी बहुत कुछ हो चुका, अब मनुष्य अपने व्यक्तिगत विचारों को भी अभिव्यक्त करने लगा प्रकृति के माध्यम से। तो उस युग में साहित्य चेतना कुछ अलग आई। इन्होंने मतलब कि उन्होंने इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में प्रत्यक्ष रूप में बात कहने के लिए उन्होंने इनडायरेक्ट वे का सहारा लिया, यानी प्रकृति के माध्यम से उन्होंने अपने व्यक्त किए भाव। तो युगों का नामकरण मूलतः साहित्य चेतना को भी आधार मानकर किया जाना चाहिए। किंतु जहाँ ऐसा नहीं हो सकता, अगर मान लो कहीं साहित्य चेतना साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार बनाकर नामकरण ना किया हो, तो दूसरा फिर किसको मानोगे? राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति के आधार पर कर सकते हो। या फिर कभी कभी बिल्कुल आपके पास ऑप्शन ना हो, ना आपको वहाँ साहित्यिक प्रवृत्ति मिले ना कोई सांस्कृतिक, तो फिर आप निर्विशेष कालवाचक नाम को भी स्वीकार किया जा सकता है। नामकरण में एकरूपता काम में है, किंतु उसके सायास सिद्ध करने के लिए भ्रांतिपूर्ण नामकरण करना उचित नहीं है। बिल्कुल कहते आपको भ्रांतिपूर्ण नामकरण नहीं करना है जिसमें आपको पढ़कर एक डाउट ही पैदा हो जाए। मान लो मैं भक्ति काल का नामकरण आधुनिक काल रख दूं और जब आप पढ़ो तो आपको सारा उसमें भक्ति पर चीज़ें मिल रही हैं, कहीं आधुनिकता की बात ही नहीं है, और फिर आप क्या कहोगे कि मैम इसका नामकरण तो गलत है, मेरे को तो डाउट लग रहा है इसका। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और अवसान के अनुसार होना चाहिए। कोई भी आप युग का जो भी भारतेंदु युग या कुछ भी कर रहे हो आप नामकरण, तो मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और अवसान के अनुसार ही करना है। जहाँ साहित्य के मूल स्वर तथा उसकी मूल चेतना में परिवर्तन लक्षित होता है, नए स्वर एवं नई चेतना का उदय हो, वहाँ युग की पूर्व सीमा, और जहाँ वह समाप्त होने लगे वहाँ उत्तर सीमा माननी चाहिए।
अब देखिए आपको ऐसा भी करना है कि जहाँ युग की पूर्व सीमा हो तो पूर्व काल कह देना है, और जहाँ वे समाप्त होने लगे तो उत्तर सीमा माननी चाहिए। तो युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्ति के आरंभ और अवसान के अनुसार होना चाहिए कि कौन सी चीज़ वहाँ कब, ये चीज़ कब शुरुआत हुई, कब उसका अंत आया, कब वो मध्य में आई। तो ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखकर नामकरण करना है।